हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 की, जो कि आपका चैप्टर 2 होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फर्दर टॉपिक्स की, जिसमें द लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, आई थिंक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके आई थिंक। वहाँ से उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम उसको इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको जो भी डाउट था अभी तक, या अभी आपको जो भी डाउट है आगे वीडियो को देखने के बाद, या जब भी आपको डाउट लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट होगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे, पहले डाउट वाले चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे कि जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इसको हमने कहा था कि किस तरीके से वर्क डन हो रहा था एक्चुअली चार्ज पे, जहाँ से हमने स्टार्टेड किया था सिंस बिगिनिंग टू अभी तक हमने क्या देखा कि चार्ज पे पोटेंशियल कैसे आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं एट एनी पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपने देख लिया था। अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, जो आपका एग्जाम भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। ठीक है, तो वो क्या है आपका, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक यू कैन से इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चलो तो इसकी बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर लेते हैं जरा एक बार, क्या होता है जरा देखते हैं। ठीक है, देखो नाम से दिख रहा है आपको, यू कैन सी दिस। ठीक है, नाम से दिख रहा है आपको कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सरफेस जो इक्वल पोटेंशियल पे हो। मतलब समझो जरा इसका, देखो इक्वी का मतलब क्या हुआ, इक्वी का मतलब हुआ इक्वल। ठीक है, तो आप यहीं से कह सकते हो इक्वल, इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इक्वल है हर जगह। ठीक है, तो आप एक छोटा सा पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, द सरफेस, यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हो, द सरफेस ऑन विच यू कैन से, ऑन विच द पोटेंशियल is same, the surface on which या at which you can say, the surface at which या on which, जो भी ठीक लगे आपको, एक बार देख लेना प्रीपोजिशन। the surface at which the potential is same at all the points, at all the points। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, देखो उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस हर पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आई निकल के। ठीक, द सरफेस एट विच ऑल द पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ये भी ठीक है। ठीक है, ऑन विच ही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, द सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके के सरफेस को हमने कह दिया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना कैसे। ठीक है, तो आपने कहा कि एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा सरफेस है जिस पे आपने देखा विच हैज़ सेम पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स। आपने देखा ना कि इट इज़ द सरफेस विच हैज़ सेम पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स, एट ऑल द पॉइंट्स। तो सारे के सारे पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब कि आप समझ पा रहे हो, आपके पास जो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो पोटेंशियल ये हर जगह सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि R सेम होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपके पास पता है 1/4πε0 इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट वैल्यू। Q आपका चार्ज है, जो कि एक सोर्स चार्ज है, तो वो भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा। तो सिर्फ वेरी किस पे कर रहा है, ये 1/R पे वेरी कर रहा है इन्वर्सली। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इक्वल पोटेंशियल, और इक्वल पोटेंशियल के लिए आपको R क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉइंट्स विल बी इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे। कहाँ से, फ्रॉम चार्ज Q, फ्रॉम द सोर्स चार्ज Q। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि वो जितने भी पॉइंट्स थे, ठीक है, जो सरफेस पे हमारे प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होंगे उस सोर्स चार्ज Q से। ये बात समझ में आ गई? क्यों? अगर सेम नहीं होंगे तो बेटा ये तो वेरी कर जाएगा ना, पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए ना। पोटेंशियल सेम होने के लिए R सेम होना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो ये बात निकल के आई यहाँ से। ठीक है,
अब समझते हैं जरा कि यहाँ से अगर आपको पता है कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट करना है तो आर कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अगर आर कांस्टेंट करना पड़ेगा तो उस आर को कांस्टेंट करने के लिए हम किस तरीके से फिगर को ड्रॉ करें, जरा उसको समझते हैं। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। देखो समझो जरा बात को, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ऐसा हम मानते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे, वो मैं बताता हूँ, ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे ड्रॉ करते हैं वो जरा देख लो एक बार। एक हमने पॉइंट चार्ज मान लिया, लेट्स से एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के लिए आपने मान लो ड्रॉ करके दिखाया कि किस तरीके से बनता है। तो हमेशा की तरह हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, लेट्स से द प्लस क्यू चार्ज, ये आपने मान लिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। चलो, अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे जो कि आउटवर्ड इस तरीके से जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी आउटवर्ड फॉर द प्लस क्यू चार्ज। अरे भाई आउटवर्ड तो जाएंगे ना इस तरीके से, सारे के सारे लाइन आउटवर्ड जाएंगे, रेडियली आउटवर्ड। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो समझ में क्या आया कि ये सारे के सारे जो फील्ड लाइन्स थे ये सारे के सारे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। एक चीज़ तो ये समझ में आया, ये भी इमेजिनरी होते थे, ये रियल में तो होते नहीं, लेकिन हम लोग सब मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं, वो भी रेडियली आउटवर्ड होते हैं, ऐसा, ठीक है। किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन ऐसा फील होता है, ठीक है। ऐसा क्यों फील होता है, क्योंकि दूसरे चार्ज इस रीजन में अफेक्ट होते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो जब ये रीजन आपके पास जो दिख रहा है, ये रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इस रीजन में अगर मैंने कोई पॉइंट सेलेक्ट किया, लेट्स से मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया, ये यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं, यहाँ भी लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, लाइनें तो बहुत सारी हैं। हम सारे लाइनों पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एक इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, समझना। यानी मैंने मान लिया कि यहाँ से एक पॉइंट ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। मैंने कुछ पॉइंट्स इस तरीके से कंसीडर किए और इस पॉइंट को मैंने कह दिया कि ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू। मैंने क्या कह दिया, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये चार्ज क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे है। लेट्स से द डिस्टेंस इज आर, तो ये डिस्टेंस आर दिख रहा है ना, ये यहाँ से ये इस पॉइंट की, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा फिक्स। अगर यहाँ पे फॉर्मूले पे आप देखोगे तो मैंने बताया कि आपको V कांस्टेंट करना है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R शुड बी कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको V कांस्टेंट करना है तो R शुड बी कांस्टेंट। R कांस्टेंट कब होगा, यानी सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इतने जितने भी पॉइंट्स होंगे इस R डिस्टेंस पे, जितने भी पॉइंट्स आपके बन रहे हैं ये इमेजिनरी पॉइंट्स, इन सबको अगर हम मिला लें, इन सबको क्या करें, एक ज्वाइन कर दें, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। इफ़ यू विल ज्वाइन दिस ऑल द पॉइंट्स, if you will join all these points which are present in this electric field lines, ठीक है, then it form a surface, then it form a surface, and this surface is known as we discussed already, that is equipotential surface। तो ये जो आपको surface दिख रहा है, after joining all the points we are getting a surface, और ये surface कुछ इस तरीके से, कैसा surface है, ये कुछ spherical surface दिख रहा है ना आपको, ये कुछ spherical surface टाइप का दिख रहा है। और ये सारा का सारा जो दिख रहा है आपका, ये जो पॉइंट्स है इस सरफेस पे, ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस भी हैं। तो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, मैंने बोला आपको पॉइंट शुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज के, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, तभी तो आर सेम है, इसीलिए आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए ये जो सरफेस बन के आएगा, दिस सरफेस इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए है, तो ये एक पॉइंट चार्ज के लिए है। तो आपसे क्वेश्चन अगर आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनता है, कैसा बनता है, कैसा शेप होता है उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का, क्योंकि ये अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए अलग अलग बनता है, ठीक है। तो जनरली आपका एक गिवन पॉइंट चार्ज के लिए वो स्फेरिकली बनता है, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में, ये हो गया आपका स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल सरफेस, सॉरी, ठीक है, जिसको हमने कह दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके लिए, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ तक हमने एक ओवरव्यू आपको बताया है किसके लिए, एक पोटेंशियल उसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसे इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो, तो देखो आप ये कह सकते हो बेटा यहाँ से कि ये तो हमने सिर्फ एक सरफेस ड्रॉ किया है, ये तो आपने कह दिया सर एक सरफेस ड्रॉ किया है, तो क्या ऐसे हम बहुत सारे सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि सर हमने तो एक ही सरफेस ड्रॉ किया है, क्या हम ऐसे बहुत सारे सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं क्या, बताओ, ड्रॉ कर सकते हैं क्या, सोचो। देखो समझो, मैंने कहा कि एक प्लस क्यू चार्ज था,
आपने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, यानी इस पे हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या कह दिया आपने कि पोटेंशियल सेम है, यानी ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। आपने इस तरीके से मान लिया ये आ रहा है सब, ठीक। तो क्या अगर मैंने डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लिया इस तरीके से, भाई और भी तो पॉइंट्स होंगे ना, और भी तो पॉइंट्स होंगे ना उसके अराउंड, कैसे पता चला? तो आप इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, आप मान सकते हो कि एक पॉइंट यहाँ पे था और फिर से इनकी डिस्टेंस फिक्स होगी, तो वंस अगेन इट फॉर्म अ स्फेरिकल सरफेस लाइक दिस, फिर से ये बनाएगा। तो एक तरीके से एक सरफेस और मिल जाएगा आपको, जिसको हम बोलेंगे ये अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है ये? अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते जाएगा एक गिवन पॉइंट चार्ज के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आपका बनता है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं बनता। कैसा बनता है मैं आपको बताता हूँ, और उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद बताऊँगा, बस जब मैं इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि कैसा बनता है। देखो ये जब प्लस क्यू चार्ज है ना, इसके जो नियर अबाउट होता है ये काफ़ी छोटा छोटा होता है और पास पास होता है सरफेस, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे ये जो आपका सरफेस है ये दूर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये डिस्टेंस वेरी करता जाएगा, ये डिस्टेंस वेरी करता जाएगा, ये डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस, ये दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस वेरी करेगा आपका, ठीक है। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम dr बोलते हैं, ठीक है। और अभी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्कस किया था ना, तो वहीं से हम इसका रीजन निकालेंगे, E = dv/dr से ही हम इसका रीजन निकालेंगे, ठीक है। क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक। और क्या रीजन है ये वैसे अगर मैं अभी बताना चाहूँ तो अभी बता दे रहा हूँ। देखो अगर आप थोड़ा सा टाइम दो तो यहीं से समझ लो, ऐसे चाहो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, देखो हमने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये dr के साथ वेरी करेगा, ठीक है। पोटेंशियल आपका सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, सेम हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस r पे डिपेंडेंसी की बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये 1/dr होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/dr के साथ रिप्रेजेंट होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। अब ये dr क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेरिकल क्या बोलते हैं पोटेंशियल सरफेस, dr इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोटेंशियल सरफेस। इसके पहले हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया था। तो दो पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे हमारा कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, पास है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसा क्यों, यहाँ से आते हैं। देखो जब आप चार्ज के नियर अबाउट रीजन में जाते हो, जब आप नियर रीजन में जाते हो, नियर चार्ज, इस चार्ज के नियर अबाउट रीजन में, तो इस नियर अबाउट रीजन में क्या होता है, ई बहुत ही स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग, इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो dr क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। यानी कि आपको समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ही स्ट्रांग होगा तो ये जो डिफरेंस था, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, कौन सा सरफेस, स्फेरिकल पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसलिए ये बहुत ही पास पास होते हैं, देखो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। लेकिन हमें पता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, और आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगता है, तो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, जब इस पॉइंट तक आएगा तब तक डिक्रीज हो रहा होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी dr क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये dr क्या है, dr इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सारे के सारे क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये dr, ये अब बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगा जैसे जैसे आप रीजन के बाहर जाओगे, मतलब ये चार्ज से दूर जाओगे। इस वजह से बाहर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बीच का जो dr है ना, अब dr बढ़ते जाता है, इसलिए जो नेक्स्ट अब बनेगा फिर ऐसे बनेगा। आई बात समझ में, इस तरीके से सेपरेशन बढ़ता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने बहुत डिटेल में बता दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं जरा इसके, कि जब आपका पोटेंशियल सरफेस है और आपने कहा कि सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है, जरा पॉइंट को समझना, सेम पोटेंशियल पे है, तो अगर आप चार्ज को मूव करोगे तो क्या आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, जरा मुझे एक बात बताओ। आपने कहा कि सर पोटेंशियल है ही नहीं, चार्ज अगर मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो क्या होगा, आपका वर्क डन विल बी 0, ठीक।
तो हमने जैसा कि बताया इफ ऑल द, यहाँ पे समझ गए ना, ये बात क्लियर है ना कि ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल, ठीक है। इफ ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल एंड आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, then the line joining, yeah, you can say the surface formed by joining all the points is known as the equipotential surface, ठीक है, समझ में आ गया। तो equipotential surface क्या है? The surface formed by joining all the points which are at the same distance and which are at the same potential, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब बात क्या निकल के आ रही है कि भाई सेम पोटेंशियल पे सरफेस पे अगर एक चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करोगे, ठीक है, वैसे तो ये तो आपका इमेजिनरी सरफेस है, मैं मान सकता हूँ कोई दूसरा चार्ज आप लेकर आए, कोई दूसरा चार्ज तो ला सकते हो ना इसके फील्ड में, अब उसको आप इस सरफेस में मूव करा रहे हो। लेट से टेस्ट चार्ज, आपने कोई टेस्ट चार्ज मान लिया, लेट टेस्ट चार्ज, आपने हमेशा टेस्ट चार्ज हम मानते हैं ना टेस्ट करने के लिए हमेशा, तो लेट से टेस्ट चार्ज Q0 है, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज Q0 जो दिख रहा है आपका, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम मूव कराएंगे, ठीक है, इसको हम मूव कराएंगे, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 1 to या A to B आपने मूव कराया, ठीक है। लेट्स से पॉइंट A to B आपने एक टेस्ट चार्ज Q0 को मूव कराया A to B, और कहाँ पे मूव करा रहे हो? ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप मूव करा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आप बताओ उसके पोटेंशियल में कोई चेंजेस आएंगे क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे सेम पॉइंट है, सेम मतलब पोटेंशियल पे है सारे पॉइंट्स। तो आप पॉइंट्स ए पे रखो तो भी वही बात है, पॉइंट बी पे रखो तो भी वही बात है। मतलब अगर इस तरीके से सरफेस है, आप यहाँ पे लाओ चाहे यहाँ पे जाओ बी पे, तो ये सारे के सारे यहाँ से बी से गए ए से बी तक गए, यहाँ भी पोटेंशियल वी होगा, यहाँ भी पोटेंशियल वी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पोटेंशियल अगर आपका सेम है बेटा, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो। भाई पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो, यानी मैं कह सकता हूँ डेल्टा वी जीरो, यानी डी वी जीरो, कुल मिला के मैं कह सकता हूँ डी वी विल बी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो। इतनी बात क्लियर है? तो आपने देखा कि जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो वर्क डन होता है, वर्क डन, ठीक है, आपने वर्क डन पढ़ा होता है, क्योंकि स्मॉल वर्क डन अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप बात करें तो आप कहते हो ना कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, क्यू इंटू वी लिखते हो, नहीं लिखते बताओ? तो क्यू इंटू डी भी लिख दो चाहे जो भी है। तो बेटा ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल आपका जीरो है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है तो कहीं ना कहीं वर्क डन तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो अब एक चीज़ और समझो कि आपने सीधा सीधा कह दिया यहाँ पे कि सिंस नो वर्क हैज़ टू बी डन, इसका मतलब ये आपने कह दिया नो वर्क हैज़ टू बी डन, ठीक है, व्हेन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक है, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किस पे? ऑन द टेस्ट चार्ज, नो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है, ऑन टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे ही वर्क डन हो रहा है, दैट इज Q0, ठीक। अब आपका क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि आपने कोई काम नहीं किया, बहुत अच्छी बात है भाई, आप मूव करा रहे थे, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया? इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया? इसका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आता है, वो भी देख लो आप। जैसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब लेकर आ रहे थे, उस केस में आपने कहा कि वर्क डन जीरो था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसको लेकर आ रहे थे तो आप किसी दूसरे फील्ड में लेके जा रहे थे। भाई उसको, उस टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ, लेट से पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, मान लो लेट से पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आप ही बताओ बेटा, जब आप लेके जा रहे हो इसको, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेके जा रहे हो ना, किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो अगर उसका आप वर्क डन निकालोगे तो वैसे तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आपने पढ़ा ही होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा नहीं पढ़ा? अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये DL क्या है, तो आप ए से बी तक लेके जा रहे हो ना, ये DL है, ठीक है, ये DL है, ठीक, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम DL ले रहे हैं, ठीक है, याद है ना आपको सारी चीज़ें। F को हम क्या लिखते थे, Q इंटू ई, हमने Q0 क्यों लिखा, हमने लेट से चार्ज Q0 यहाँ पे है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर में है, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू Q इंटू ई, आपको पता है, वही हमने लिखा है Q इंटू ई, और यहाँ डॉट है, ठीक है, Q इंटू DL, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा, ठीक है, E डॉट DL। अब हमें पता है कि वर्क डन तो जीरो आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है, अरे W इक्वल्स टू Q इंटू V से हमने पढ़ ही लिया है, यहाँ पे वर्क डन अभी जीरो आएगा, अभी हमने बताया स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल जीरो आ रहा है, तो यानी वर्क डन विल बी जीरो। सेम पोटेंशियल पे भाई तो काम कैसे कर पाओगे ये बताओ, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि ये जीरो हो गया इसके, देयरफॉर आपने कह दिया E डॉट DL विल बी जीरो,
एक ये पॉइंट तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब उसका कंक्लूजन जो मैं बता रहा था वो कंक्लूजन यहाँ से निकल कर आता है। देखो क्या कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि E.dl 0 है। E.dl 0 है, इसका मतलब क्या है, मैं आप कहते हो ना कि E.dl cos थीटा विल बी 0, इस तरीके से एंगल अगर बन रहा है तो, और यहीं से आप कहते हो यहाँ से E.dl के बीच में एंगल निकल के आता है cos थीटा विल बी 0। तो बेटा cos थीटा 0 कब होता है, जल्दी बता दो। cos थीटा विल बी 0 अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, थीटा 90 हो तभी तो 0 होता है cos थीटा। इसका मतलब ये निकल गया फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज परपेंडिकुलर टू dl। ये बात क्लियर हो गई, यही इसका कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन को सेंटेंस में समझ लो। E परपेंडिकुलर टू dl, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द dl। और dl क्या था हमारा, सरफेस के अलोंग, क्योंकि हम सरफेस के अलोंग जा रहे थे पॉइंट्स A टू पॉइंट्स B, जो भी पॉइंट्स था हमारा, ठीक है। तो आप सरफेस के अलोंग की बात कर रहे हो जिसमें आप चार्ज को लेके जा रहे थे, टेस्ट चार्ज को, तो सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन से सरफेस की, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो आपका एक सेंटेंस यहाँ से बन के निकलता है, और सेंटेंस आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हम आपको बताते जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स आप एक एक करके अगर समझोगे, ठीक है। देखो एक बार वीडियो को देखने के बाद आप अगर बुक को भी पढ़ते हो या कहीं से भी अगर आपको नोट्स चाहिए हो, तो मैं नोट्स आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप मुझे बताओगे कमेंट में तभी तो मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। बाकी मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट कर सकते हो। चलो, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ से क्या समझ में आया कि सिंस E इज परपेंडिकुलर टू dl, अगर E परपेंडिकुलर टू dl है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसलिए हमने एरो लगा दिया, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको यहाँ तक, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये एक पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो चुका है। चलो, अभी तक हमने देख लिया कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक है। फटाफट समझ लो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता कहाँ पे है, तो ये किसी भी रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनता है। ऐसा रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा रीजन जहाँ पे आप एक इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो इक्वल डिस्टेंस पे, सो दैट द पोटेंशियल विल बी द सेम एट ऑल द पॉइंट्स, एंड उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो आपको सरफेस मिलता है, ऑब्टेन होता है, दैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और उसके कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली कि वर्क डन उस पर करना नहीं पड़ेगा चार्ज को मूव करने में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, सारे सेम पोटेंशियल पे होते हैं। और एक बात हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स होती है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कौन से सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और एक बात हमने अभी पॉइंट चार्ज को भी डिस्कस किया था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक गिवन पॉइंट चार्ज के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और एक बात पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू हमने जो आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/dr। dr मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे था 1/dr, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी पोटेंशियल सरफेस हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ हम पढ़ रहे हैं वैसे तो दो पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस dr, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा कहाँ पे होगा, सोर्स चार्ज के पास ज़्यादा होगा, तो उस नियर सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, तो वहाँ पे dr क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, तो dr अपने आप छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। dr यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेस विल बी स्मॉल, तो वहाँ पे जो दो सरफेस बनेंगे बहुत ही पास बनेंगे चार्ज के पास। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा जब दूर जाओगे तो, क्योंकि वेरिएशन पता ही आपको 1/r² इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो आपका इस बार dr क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैं बता चुका हूँ। और इस वजह से जो बाद में सरफेस मिलते हैं धीरे धीरे डिफरेंस उनके बीच में बढ़ता जाता है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलो, अब आपको ज़रा बताते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो भी देख लो, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है या कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं कह सकते हो, ठीक है, जो इसके लिए यूजफुल होता है, ठीक। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है समझ लो, कुछ प्रॉपर्टीज ही कह सकते हो, या फिर वैसे तो हमने अभी डिस्कस कर दिया है मैक्सिमम चीज़ें, एक दो चीज़ें और रह गई हैं। देखो, जैसे हमने कहा कि नो वर्क विल बी डन,
नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। आपने ये कहा ना अभी अभी, तो आपने कहा कि सिंस नो वर्क विल बी डन, नो वर्क विल बी डन, ठीक है, ऑन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मान लो ए टू बी आप जा रहे हो, ठीक है, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने कुछ इस तरीके से मान लिया। भाई सरफेस कैसा भी हो सकता है, अभी तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हमने बना दिया ऐसे बस, ठीक है, आगे समझ लो बस, जाने। तो आपने कहा कि सर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक, कोई दिक्कत। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ए से बी तक जाओगे तो जनरली आपको ये डीएल माना जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर, तो ये आपका ईयर हो गया, ई हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जब आप ए टू बी जा रहे हो तो पोटेंशियल यहाँ पे हमने मान लिया लेट ए, यहाँ पे पोटेंशियल हमने मान लिया बी, ठीक। आपको पता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या आपने पढ़ा है, बी बी माइनस बी आपने पढ़ा है ना, वर्क डन ए बी या बी है जो भी है डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को आप मान लो यहाँ से लेके जा रहे थे, ठीक है, ये पढ़ा है ना हमने। तो आपको पता है कि सिंस वर्क डन विल बी जीरो, तो डब्ल्यू ए बी यानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहीं से अगर आप चाहो तो कन्वर्स, देखो कन्वर्स भी ट्रू है इसका, मतलब पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन जीरो तो पोटेंशियल सेम, ये इसका मतलब है। देखो कैसे, अगर वर्क डन आपने जीरो कर दिया तो ये विल बी जीरो, तो यहाँ क्या आएगा, बी बी इक्वल्स टू बी ए आएगा एट दिस पोटेंशियल, आया कि नहीं आया बताओ। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट को ज़रा देख लेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, सिंस ई परपेंडिकुलर टू ई डी एल इक्वल्स टू जीरो, सो ई विल बी परपेंडिकुलर टू डी एल ऑलवेज, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी वहाँ बता चुका हूँ। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कुछ पॉइंट्स और हैं आपके, वो भी देख लेते हैं। जैसे आप कह सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, ये क्या बताता है आपको, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड टू द रीजन ऑफ वीक फील्ड के बारे में बताता है। यानी जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड द वीक फील्ड, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। आप लिख सकते हो इट गिव्स द रीजन, या फिर कह सकते हो इट गिव्स द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड द वीक फील्ड, डिफरेंस बिटवीन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड द वीक फील्ड। कैसे देता है वो हम समझते हैं। हमने अभी भी बताया आपको कि सिंस ई इक्वल्स टू क्या बताया था आपको, डी वी बाई डी आर, हमने बताया अभी आपको, बताया कि नहीं बताया। और हमको पता है कि यहाँ पे क्या कह सकते हो बेटा, अगर आपका पोटेंशियल क्योंकि सेम है, चेंज इन पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा, कि जीरो कह सकते हो। तो वैसे तो आप जीरो कहोगे तो फिर तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, लेकिन हम एक तरीके से मान सकते हैं कि हम ये कांस्टेंट मान लें इसको, क्योंकि हम पोटेंशियल की नहीं, हम जब डी आर की वेरिएशन की बात कर रहे हैं ई के साथ, तो यहाँ पे आप ई के साथ डी आर की वेरिएशन की बात करोगे तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो यहीं से हमने अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रांग होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उस केस में आपके जो पोटेंशियल सरफेस होंगे, कौन सा पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं ये काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं ये काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है, बहुत ही क्लोज होंगे। और जहाँ पे आपका ई वीक होगा, और क्लोज का मतलब समझ गए ना कि डी आर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ई बड़ा है तो डी आर छोटा, तो दूसरा अपने आप समझ गए, ठीक है। वैसे भी कन्वर्स होगा, एक छोटा है दूसरा बड़ा। चलो तो कुछ पॉइंट्स और हो गए, 1 2 3 पॉइंट्स हो गए, 1 2 पॉइंट्स और रह गए मेरे ख्याल से, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 2 पॉइंट और रह गए हैं, जैसे कि कह सकते हैं नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बात तो वही बात हो गई कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकते, वो तो आपको पहले से ही पता है, आपने पढ़ा ना। जैसे नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, उसी तरीके से नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये बात भी आप क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर होगा। चलो ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ओके तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट रीजन में किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को। जैसे हमने कहा कि आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
और इसके लिए आपको क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, ड्रॉ करते हैं। तो आपने कहा यूनिफॉर्म है, देखो यूनिफॉर्म का मतलब कि आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे, तो आपने कुछ पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। ठीक है, थोड़ा पैरेलल दिख नहीं रहा है वैसे, लेकिन है पैरेलल, ये मान लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। हमने 3 ही माने, वैसे तो और भी बहुत होंगे। देखो, तो आपने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पैरेलल है, इधर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जाने दो। ठीक, अब आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस इनके लिए। भाई देखो, अब तुम बताओ, मैंने कहा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स थे, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमने कहा, मान लो लेट से ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट क्या है, ये जहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही थी सोर्स से, वो इक्वल डिस्टेंस पे माने जाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म ही आ रही है। तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे, सब के सब आपके सेम पोटेंशियल पे हो गए। तो आपने इस तरीके से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया पॉइंट्स को, लेकिन जब आपने पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन बन रहा है, आपका प्लेन नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको सरफेस बनाना है, सरफेस और ये लाइन में डिफरेंस है। तो जब आप सरफेस की बात करते हो तो इसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि मान लो हमने कुछ इस तरीके से एक सरफेस बनाया, ठीक है, समझना ज़रा इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब इस सरफेस को ज़रा देख के बताओ कि क्या ये एक प्लेन की तरह दिख रहा है, प्लेन की तरह दिख रहा है ना, अब ये एक प्लेन की तरह दिख रहा है, प्लेन सरफेस। तो अब ये इस तरीके का सरफेस जो दिख रहा है, इस पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि ये जो प्लेन होगा ये सेम पोटेंशियल पे होगा। इसका मतलब भाई सीधी सीधी बात है, मैंने कहा कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक आपने प्लेन ड्रॉ किया ताकि आपको सरफेस मिल सके। सरफेस 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं ना, 2 या 3 डायमेंशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन से काम तो चलेगा नहीं। वो तो सरफेस वहाँ पे अलग सा था, यहाँ सरफेस आपका कैसा बन रहा है, प्लेनर सरफेस बनता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट है ये सब के सब ऑल आर हैविंग द सेम पोटेंशियल, सब के सब सेम पोटेंशियल पे होंगे। यानी ये हमारा कैसा हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। सिमिलरली आपने कहा कि सर एक पॉइंट और है, आपने यहाँ पे कंसिडर किया कुछ दूरी पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो जब ई वेरी नहीं करेगा तो डी आर वेरी करेगा क्या, नहीं वेरी करेगा, क्योंकि आपको अभी हमने बताया था 1/r, ई कांस्टेंट है तो डी आर भी क्या हो जाएगा, अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। यानी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर यहाँ पे है और मैंने कह दिया कि दूसरा यहाँ पे बन गया आपका, जैसे ये दूसरा यहाँ पे बना दिया आपने कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी सरफेस, ये सरफेस 1 ये सरफेस 2 हो गया। एक तीसरा और आपने बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो आपने बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जरा समझो, ये जो पोटेंशियल सरफेस है तीनों के तीनों, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये तीनों पोटेंशियल सरफेस जो होते हैं ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी तीन इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ई सेम है इनके बीच में, यूनिफॉर्म है ये। आई बात समझ में, तो ये याद रखना है, यूनिफॉर्म के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होते हैं तो उस केस में जो आपका ये जो सरफेस बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक प्लेन के फॉर्म में बनता है, एक जस्ट लाइक अ प्लेन के फॉर्म में कह सकते हो। और ये सारे के सारे जो होते हैं, इस पे जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन पे आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये सारा का सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलो, तो ये हमने यूनिफॉर्म के लिए देख लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, और एक बात, हाँ एक चीज़ और रह गया, क्योंकि आपको पता है E = अभी हमने बताया dV/dr। ठीक है, बताया ना अभी, क्योंकि E यूनिफॉर्म है, E हर जगह सेम है, तो E में कोई वेरिएशन तो है नहीं, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ dV = dr है इसका मतलब। तो इस यूनिफॉर्म के केस में ये वाला वर्ड भी याद रखना है। अब इसका क्या मतलब है जरा ये समझो। dr का मतलब ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये आपका कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही, वैसे भी डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, तो dV भी कांस्टेंट होगा। यानी इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो इस पर्टिकुलर सरफेस पे तो कोई भी क्या होगा, कोई भी पोटेंशियल ले लो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम होगा, इस पे पर्टिकुलर प्लेन पे सेम होगा, लेकिन जो दूसरा प्लेन है उस पे तो अलग होगा पोटेंशियल। भाई यहाँ पे पोटेंशियल लेट से V1 हो गया, यहाँ पोटेंशियल तो V2 होगा ना। अब
कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होगी कि V2 क्यों हो गया, भाई सोर्स से डिस्टेंस तो वेरी कर रहा है तो इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल तो चेंज होगा ना, सिमिलरली इसका पोटेंशियल तो चेंज होगा ना V3। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि dr सेम है इसलिए d भी सेम होना चाहिए, यानी चेंज इन पोटेंशियल सेम होगा, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस होगा V2 माइनस V1 एंड इसके बीच का जो डिफरेंस होगा V3 माइनस V2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इस कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया। और एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके पहले ही। ठीक है, और आपको एक और ड्रॉ करने के लिए आता है दो चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है, एक चार्ज के लिए मैं बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म के लिए ये हो गया। फॉर टू चार्ज सिस्टम के लिए आप देख सकते हो, फॉर टू चार्ज सिस्टम यू कैन ड्रॉ द फिगर। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो आपने कहा कि एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, कुछ इस तरीके से एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। आपको ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस चार्जेस। देखो जरा, अभी हमने बताया प्लस क्यू चार्ज है तो इसके नियर अबाउट रीजन में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है नियर अबाउट रीजन में, तो इसकी वजह से जो लाइंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो बहुत ही क्लोज होते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्लोज होंगे, इस तरीके से क्लोज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्लोज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के रीजन के बीच में दरअसल, क्योंकि ये क्या होते हैं, जैसे ये आपने बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो, इस तरीके से जनरली ये स्फेरिकली होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीजन होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने कहा ये माइनस क्यू है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है, यहाँ पे जो आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, ये काफ़ी क्लोज होते हैं इस रीजन में। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। देखो पहले तो इसको बना लेने दो, जिस तरीके से बनेंगे, ठीक है, ठीक, कुछ इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपके क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ नियर अबाउट रीजन में यहाँ पे डिस्टेंस तो ज़्यादा रहता नहीं है। भाई तुम ही बताओ, यहाँ वाले जो पास वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इस रीजन में, क्योंकि पास से वैसे भी पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, यहाँ पे पास तो होंगी। इधर आपके जो वेरिएशन होते हैं, इधर वेरिएशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इधर के डिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है प्लस वाली, ये प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स माइनस में जाती है ना। आपको पता है ना कि माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आते हैं, माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आते हैं, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आता है, और प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, निकलता है। आपको पता है ना, प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाते हैं, इस तरीके से ये जाते हैं, इस तरीके से ये जा रहे हैं, इस तरीके से ये जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो जा रहे थे, ठीक है, हमें इनके किसी भी पॉइंट्स पे पर्टिकुलर हमें देखना होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ऐसे जा रहे हैं बेटा, ऐसे जो जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे तुम देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है आपका, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें तो डिफरेंस है ना, लेकिन पोटेंशियल तो सेम होगा। तो हल्का सा वेरिएशन क्या आता है, ड्यू टू यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रेविटी, मतलब आप आगे पढ़ोगे थोड़ा सा हायर क्लास में तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जनरल में मैं अभी आपके सिलेबस में है नहीं, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, तो इतना ही बेटर होगा कि आपको पता चल जाए कि कैसे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी होता है यहाँ पे। कौन सा ग्रेविटी, यहाँ पे वो वाला ग्रेविटी नहीं है, सॉरी वो ग्रेविटेशनल नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। ये ग्रेविटी दूसरा ग्रेविटी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बनता है। एक आपका प्लस क्यू वाला भी बनता है, वो भी देख लो, एक बता दे रहा हूँ। बाद में ये इनके सरफेस का ओवरलैपिंग भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे जो पॉइंट्स होते हैं, देखो जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर सेम पोटेंशियल के मिल गए तो सरफेस एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। मतलब मैंने कहा जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो आपने इस तरीके से लाइन बना दी, प्लस क्यू ये भी बना दिया, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखो बनाओगे ना प्लस क्यू वाले में, तो कुछ इस तरीके से लाइन आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके से सरफेस आपको मिलेगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ इस तरीके से मिलेगा। कहाँ बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ओके। थोड़ा सा फिगर जो है बेटा, अरे यार, ओके वेट, हाँ ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी बनता है कुछ, और कुछ इस तरीके से,
ठीक है। और जैसे जैसे ये पास आते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यहाँ पे जो पॉइंट्स आते हैं, इस बार क्या होता है, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जब पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं, ये वाले पॉइंट्स जो यहाँ पे होते हैं एक्चुअली में, जो इस रीजन में पॉइंट्स होते हैं, ये इक्विपोटेंशियल पे ही आ जाते हैं एक दूसरे के, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। मतलब इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही थी, लाइन्स नहीं मतलब सरफेस, यानी ये जो पॉइंट्स थे इस पे, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होंगी तो ये बाहर की तरफ ये भी होंगी। तो ये वाले जो लाइंस थे ना, ये वाले जो लाइंस थे, इन पे जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली में, और इन पे जो पॉइंट्स है ये, और यहाँ से जो लाइन आई थी ये, लेकिन ये एक साथ तो आ नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे की तरफ जाते नहीं, ये मुड़ जाते हैं, थोड़ा इधर मुड़ जाते हैं, इस तरीके से मुड़ जाते हैं। यानी ये भी इधर निकल जाता है आपका, इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, लेकिन एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकते। आपको भी पता है कि क्योंकि प्लस और प्लस लाइन इंटरसेक्ट कर नहीं सकते, एक दूसरे से रिपेल करते हैं ये। तो इसकी वजह से जो ये रीजन मिलता है यहाँ पे, इनके इक्वल पोटेंशियल मिल जाते हैं इस पॉइंट्स पे, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इनको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो आपका अगला जो पॉइंट्स बनता है, इस तरीके से आपको सरफेस मिल जाता है कुछ इस तरीके से। मतलब कह सकते हो कि ये एक ऐसा सरफेस है, इस पर किसी भी पॉइंट पे लोगे तो पोटेंशियल सेम आएगा, किसी भी सरफेस पे लोगे तो पोटेंशियल सेम आएगा, ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, याद रखना इनके बीच में जो मिडिल वाला पॉइंट होता है ना, इनमें सेम पोटेंशियल आते हैं, इस वजह से इस तरीके से चार्ज आते हैं। और कुछ अट्रैक्शन भी होता है, क्योंकि आप जब सरफेस को आगे हायर क्लास में पढ़ोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को, तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ग्रेविटी वाली इफेक्ट उसमें आती है, चार्जेस का कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से सरफेस बनता है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में हम नहीं अभी जा रहे हैं, फिलहाल अभी आपको इतना बता दिया हमने कि किस तरीके से बन रहा है। चलो, तो दोनों दो चार्ज सिस्टम के भी हो गए हैं, यूनिफॉर्म के हो गए ऑलरेडी। क्यों, अच्छा क्यों बनते हैं क्लोज और क्यों बनते हैं, मतलब क्यों दूर हो जाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप क्यों वेरी करता है, ये मैं बता चुका हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आपका चैप्टर का आई थिंक यहाँ पे पोटेंशियल का आई थिंक एक या दो और टॉपिक बचा है, जो पोटेंशियल के बारे में। अभी इसके बारे में हम कैपेसिटर के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप जो है इसको क्लियर कर लो पहले, पोटेंशियल वाली बात। तो पोटेंशियल में देखो एक दो टॉपिक रह गया है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जैसे यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कई जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ज़रा समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया था, जब आप चार्ज को लेकर आ रहे थे, ठीक है, वेन एवर यू आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, जब चार्ज को आप लेकर जा रहे थे, यू हैव टू डू वर्क। इतनी बात तो क्लियर थी। ये बात भी क्लियर थी कि जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे थे तो आपको इनफाइनाइट से उस चार्ज को लेकर आना था और आपने वहाँ पे कुछ वर्क डन किया था। तो कहीं ना कहीं जो आप जो वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, दैट वर्क डन, यानी कि द वर्क डन ऑन द चार्ज, ठीक है, वर्क डन ऑन द चार्ज ऑन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, जब आप लेकर आते हो, या फिर कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जब चार्ज को लेकर आते हो, तो वहाँ पे आपने क्या किया, वर्क डन किया। अब एक चार्ज को लेकर आए तो आपने कर दिया। इसी तरीके से मैंने कह दिया आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब मान लो बहुत सारे चार्जेस को आपको लेकर आना है, तो आपने कहा कि अब अगर हम दो या दो से ज़्यादा चार्ज को लेकर आ रहे हैं इनफाइनाइट से और उनको असेंबल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उनको लाके असेंबल कर रहे हैं, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना उस सिस्टम को फॉर्मेशन के लिए। यानी जब आप कह सकते हो कि किसी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए जब आप इनफाइनाइट से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक उसको लेकर आ रहे हो उन चार्ज को, ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है और उसी वर्क डन को हम कहते हैं दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप सिंपली कह सकते हो दिस इज द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग, ठीक है, किसको लेके आ रहे हो, तो चार्ज को, बहुत सारे चार्ज को, तो ऑन ब्रिंगिंग द चार्जेज, ठीक है, या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं, उनको लेकर आ रहे हो। अब चार्जेस को जब लेकर आ रहे हो तो बना क्या रहे हो आप, ऐसे कह सकते हो कि जब आप चार्जेस, ब्रिंगिंग द चार्जेस
चार्जेस को जब लेकर आ रहे हो, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द चार्जेस, कहाँ से लेकर आ रहे हो ये भी देख लो, फ्रॉम इनफाइनाइट, और कहाँ तक लेकर आओगे, टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन, उनके पर्टिकुलर एक लोकेशन पे लेके आ रहे हो उसको, टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन, टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना। तो उस सिस्टम ऑफ चार्ज जो बनेगा अब आपका, उस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए जो एनर्जी स्टोर होगी, अब आपका जो वर्क डन ऑन द ब्रिंगिंग ऑफ दिस ऑल द फिनोमिना विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपको स्टोर जो हो गया, ये इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि आप यहीं पे सिंपल सी बात कह सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज may be defined as the amount of work done required in assembling the charge at their respective location। बात तो वही हो गई, in assembling या to form a system of charge, in assembling the charge to at respective location, वो सारी बात तो हम बता ही चुके हैं। सिर्फ देखो सेंटेंस का फॉर्मेशन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब आप सुनोगे मेरी बात को तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही उसका मीनिंग है, ठीक है। मीनिंग पे समझो जरा बातों को, ठीक है। अब देखो कैसे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने कह दिया कि हमारे पास दो सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, टू सिस्टम ऑफ चार्ज आपको फॉर्मेशन करना है, उसके लिए आपको कैसे वर्क डन निकालना है, यानी कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, क्योंकि वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। चलो पहले देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है मतलब इसी का है आपका पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ठीक है। चलो तो आप लिखोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ये भी कह सकते हो फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो दो चार्ज के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो देखो दो चार्ज के लिए कैसे करेंगे, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। आपके पास आपने कहा कि भाई चार्ज को हमें लेके आना है कहाँ से, इनफाइनाइट से। सबसे बड़ी बात तो ये समझो, जब इनफाइनाइट से आप लेकर आ रहे थे तो कहाँ लेकर आ रहे थे, ठीक है, किस लोकेशन पे लेकर आ रहे थे, लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा कि लेट से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसा कि हम मानते आ रहे हैं एक्स वाई। अब आपने कहा कि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से एक चार्ज हम लेकर आ गए Q1, समझना इसमें कोई तकलीफ। अब देखो जब आप चार्ज Q1 को लेकर आ रहे थे, जब आप चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से लेकर आ रहे थे, उस टाइम पे आपको यहाँ पे कोई अदर चार्ज या अदर फील्ड दिखा नहीं। तो जब आप Q1 को लेकर आ रहे थे, इन दैट केस देयर इज नो अदर फोर्सेस, देयर इज नो अदर पोटेंशियल, देयर इज नो अदर फील्ड, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़े। इसीलिए जब आप इसको लेकर आओगे, इस Q1 को जिसका लोकेशन हमने मान लिया ये R1 है फ्रॉम दिस ओरिजिन, तो इस केस में आपने कोई वर्क डन नहीं किया। तो आपने लिखा यहाँ पे नो वर्क विल बी डन ऑन ब्रिंगिंग Q1 में लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ फ्रॉम इनफाइनाइट। ये बात तो समझ में आ गई क्यों हुआ ऐसा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपने चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से लेकर इस पॉइंट पर्टिकुलर लोकेशन पे आप लेकर आए, लेट्स से द पॉइंट A, तो उस केस में आपने देखा कि यहाँ पे कोई दूसरा अदर चार्ज नहीं था, बिकॉज ऑफ नो अदर चार्जेज आर प्रेजेंट देयर। तो कोई फील्ड या कोई भी पोटेंशियल नहीं था यहाँ पे उसके जिसके अगेंस्ट इसको काम करना पड़े। इतनी बात तो क्लियर होगी, इसलिए यहाँ पे ये था। मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझना। दूसरी बात ये कि आपने दूसरा इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हो चार्ज, ठीक है, लेट्स से द सेकेंड चार्ज Q2, अब उसको आप लेकर आ रहे हो। तो जब आप Q2 को लेकर आ रहे थे, जरा ये बताओ, जब आप Q2 को लेकर आ रहे थे, लेट्स से द पॉइंट B जिसका लोकेशन क्या है, लेट्स से R2, ठीक है, चाहो तो आप वेक्टर में ले लो, ऐसे तो वेक्टर ही लेते हैं, पोजीशन वेक्टर है। तो अब समझो जब आप B पर लेकर आए थे इस Q2 को, तो आप Q2 को जब लेकर आ रहे थे उस केस में अब क्या फील्ड है, क्या आपके पास अब क्या पोटेंशियल है, क्या बिल्कुल है। अब आपके पास अब Q1 आ चुका है, Q1 पहले आ चुका है, Q2 बाद में आ रहा है, यानी कि अब Q1 का अपना फील्ड बन गया, Q1 का अपना इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा। भाई ये एक सोर्स चार्ज की तरह काम करेगा, तो इसकी वजह से अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक उसका फील्ड होगा, एक पोटेंशियल होगा इस चार्ज Q1 का, तो जिसकी वजह से इस Q2 को लाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। आई बस। तो अब आप कहोगे यहाँ पे द वर्क
वर्क विल डन या विल बी डन जो भी है, ठीक है, ऑन Q2, ठीक है, ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2, उस पर वर्क डन होगा। अब वर्क डन होगा, अब वर्क डन कैसे निकालेंगे? वही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, बस वर्क डन आपको निकालना है। और वर्क डन क्यों होगा ये रीजन पता चल गया ना यहाँ पे भाई। देखो रीजन में लिख नहीं रहा हूँ, रीजन लिख दूँ क्या यहाँ पे? हो सकता है रीजन आप ना लिखो, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ वो समझ लो, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब सुन लो एक बार फिर से। जब मैं बोल रहा था चार्ज Q1 को लेकर आ रहे थे इनफाइनाइट से, उस केस में देयर इज नो अदर चार्जेज आर प्रेजेंट देयर इज नो अदर फील्ड्स एंड नो अदर पोटेंशियल आर प्रेजेंट, जिसके अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़े। इस वजह से यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन जब आप इनफाइनाइट से दूसरे चार्ज को लेकर आ रहे थे, उस केस में Q1 अब आ चुका था, तो अब Q1 का अपना एक फील्ड होगा, अपना एक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे, जिसकी वजह से पॉइंट B पे जब लेकर आओगे तो अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि इसकी वजह से हम कहेंगे कि वर्क डन आपका होगा। अब वर्क डन आप कैसे निकालोगे? तो आपने पढ़ा है Q इंटू वी, W इक्वल्स टू Q इंटू वी, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। अब Q इंटू वी में ज़रा ध्यान से देखो कि ये Q कौन सा होगा, V कौन सा होगा, ये आपको बस पहचानना आना चाहिए। देखो जब आप यहाँ पे पहचानोगे बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, ये Q कौन सा है जिसको आप लेकर आ रहे थे, वर्क डन किस पे हो रहा है? वर्क डन किस पे हो रहा है? चार्ज Q2 पे वर्क डन हो रहा है। और पोटेंशियल किसका था? Q1 का पोटेंशियल था इस पॉइंट पे। मैंने बोला ना कि ये चार्ज पहले ही आ चुका है, तो अब इसका पोटेंशियल इस पे आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये V1 है, यानी ये क्या है? Q2 ये वाला चार्ज है, V1 इसका पोटेंशियल यहाँ पे है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे यानी कि V1 है। और ये V1 आप कैसे निकालोगे? तो आपको पता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R होता है ना। Q की जगह यहाँ पे क्या है? Q1 है। R की जगह भी नहीं पता, R की जगह मतलब ये AB होगा ना, ये AB आप कैसे निकालोगे? तो बाई वेक्टर आप जानते हो ना, वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है ये, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ से? R2 माइनस R1, ठीक है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 यू कैन से। और वेक्टर 1 से 2 की तरफ जा रहे हो ना, देखो 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो यू कैन से R12 कह सकते हो इसको, ठीक है, R12 कह लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बात तो वही है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, डिफरेंस लेना है, उसमें क्या है, तो वेक्टर हमने पढ़ा ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q1 ओवर ये कितना हो जाएगा? R12। और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर ये R2 की जगह आपने लिख दिया मॉड ऑफ R1 माइनस R2, मॉड में आपने लगा दिया। ये मॉड में लगाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है ये। अब आपका V2 आ चुका है, V2 नहीं, ये V2 नहीं है, ये V2 नहीं है, ये V2 नहीं है, V1 है, V1 है भाई, V1। V2 कहाँ से आ गया? V1 की वजह से ये इसका पोटेंशियल V1 आएगा ना, Q1 का पोटेंशियल V1। अब उस पोटेंशियल में Q2 आया, इसलिए यहाँ पे Q2 है, Q2 पे वर्क डन हो रहा है पोटेंशियल V1 की वजह से। अब यहाँ V1 रख दो, तो Q2 आपके पास पता है, V1 आपने कितना निकाला? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, ठीक है। अब ये Q1 Q2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही वर्क डन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बस लास्ट लाइन है, ये वाला लाइन आप देख लो, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा? Therefore the work done will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divide by mod of R1 minus mod of R2, mod of R1 minus R2, ठीक है। So this is the work done on the bringing in assembling these two charges। ये वर्क डन किसके लिए है? दिस वर्क डन इज फॉर असेंबलिंग ऑफ दिस टू चार्जेस, ऑन असेंबलिंग दिस टू चार्जेस। तो जब इन दो चार्ज को हम असेंबल कर रहे थे, उस केस में हमें ये चार्जेस के जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं, इनके लिए हमने ये वर्क डन किया। तो ये वर्क डन क्या होगा? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यही स्टोर हो जाता है, इसीलिए इसको आप U के फॉर्म में भी लिख देते हो, दैट W इक्वल्स टू U, बिकॉज दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यही आपको लिखना होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वही इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। चाहो यहाँ पे R1 माइनस R2 ये ऐसे लिखो, चाहे आप R12 भी लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है, R12, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, ठीक। ये था पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अब एक पॉइंट और आपका है पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम के लिए, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से ज़रा क्लियर कर लें कि 3 चार्ज सिस्टम के लिए कितना पोटेंशियल आएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है।
एक मिनट, हाँ विजिबल है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। तो देखो अभी तक हमने देखा कि 2 पॉइंट चार्ज के लिए किस तरीके से हम वर्क डन फाइंड कर रहे थे। 3 पॉइंट के लिए हम कैसे करेंगे, मान लो इस बार आपके पास 3 चार्ज को असेंबल करना है, एक चार्ज का सिस्टम बनाना है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना है। अब आपको तीनों के तीनों इनफाइनाइट से लेकर आने, 1 बाई 1, जैसा हमने बताया था बिल्कुल उसी स्टेप में थोड़ा सा आप देखेंगे चीज़ों को कितने आराम से तरीके से करेंगे। देखो ये इनफाइनाइट से आप चार्ज Q1 को लेकर आ गए, कोई समस्या, लेट्स से एट ए पॉइंट ए पे आ गए आप, ठीक है। चलो ये मान लिया आपने, आप ए पर आ गए। तो अब ए पे जब आप आए, समझो जब आप इसको लेकर ए पॉइंट पे आ गए बेटा, तो उस केस में कोई दूसरा अदर चार्ज था क्या, कोई रीजन में कुछ और है क्या, नहीं है। कोई किसी के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं, नो वर्क हैज़ टू बी डन। तो जब आप लेकर आओगे इसको ऐसे पॉइंट Q1, मान लो पॉइंट ए पे लेकर आ रहे हो चार्ज Q1 को, तो नो वर्क हैज़ टू बी डन, तो आपने लिखा नो वर्क हैज़ टू बी डन, ठीक है। नो वर्क हैज़ टू बी डन इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्लियर हो गया। रीजन आप लिख देना, बिकॉज देयर इज नो अदर इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो अदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। भाई दूसरा पोटेंशियल या फील्ड नहीं है, इस वजह से मैंने लिख दिया। वैसे पिछले वाले अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक में हमने बताया था आपको। तो अब Q1 को लेकर आ गए, तो बस Q1 को थोड़ी लाना है, 3 चार्जेस हैं, ठीक है। लेट्स से द 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। तो आप Q1 को यहाँ लेकर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमने कहा कि अब Q2 को हम लेकर आ रहे हैं, तो लेट्स से Q2 यहाँ पे आ गया, इसको भी इन्फिनिट से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिट से लेकर आ रहे हैं, Q2 पे आ गए। लेट्स से द पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी पे आ गए, ये चार्ज Q2 है, ठीक है, आप लेकर आ गए बी पे। तो जब आप इसको लेकर आ रहे थे तो अब आपको दिख गया कि अब Q1 आ चुका है। जब Q1 आ चुका है तो Q1 का अपना एक पोटेंशियल इस पे आ जाएगा, अपना फील्ड आ जाएगा इस पे, क्योंकि अब इस Q1 का एक तो रीजन क्रिएट हो जाएगा ना। तो अब जब B2 को मतलब Q2 को लेकर आ रहे थे, तो अब उसको Q1 के अगेंस्ट में मतलब Q1 के पोटेंशियल या फिर फील्ड में उसको वर्क डन करना पड़ेगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा, लेट्स से वर्क डन हमने W1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ वर्क डन नहीं है, नो वर्क डन, तो यहाँ वर्क डन 0 हो गया, यहाँ वर्क डन होगा, इसको हमने मान लिया W1, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट होता है, इस चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, बिना डिस्टेंस के तो निकाल नहीं पाओगे। ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो आपने लिख दिया ऐसे R12, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R12, 1 से 2 तक है, 1 to 2, डन है इतना। चलो तो 2 चार्ज तो हो गए भाई, अब तीसरा चार्ज लेकर आते हैं। तीसरा चार्ज आपने कहा कि इन्फिनिट से फिर से लेकर आ रहे हैं, ये आपने मान लिया ये चार्ज Q3 है, यहाँ पे आप लेकर आ रहे थे, इसको आपने मान लिया ये पॉइंट कौन सा है, तो लेट पॉइंट C, यहाँ पे आप आ गए, ठीक है, लेट्स। तो अब जब तीसरा लेकर आ रहे थे उस केस में आपको थोड़ा सा और मतलब यहाँ पे डिफरेंस दिखने को मिलेगा कि एक तो वर्क डन भाई पहले से ये चार्ज पहले से था, मतलब पहले आया था सबसे पहले, तो उसमें वर्क डन नहीं हुआ। इसको लेकर आए तो इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ा, ठीक। अब जब ये लेकर आ रहे हो आप, तो अब तो आपके पास 2-2 चार्ज हो गए ना इसके आने के बाद, तो 2-2 चार्जेस के रीजन में इसको लेकर आ रहे हो, तो दोनों से इंटरेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है, एट ए टाइम एक से इंटरेक्ट होगा, लेकिन दोनों से तो इंटरेक्ट होगा ना 1 by 1। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये चार्ज लेकर आप यहाँ पे आ रहे थे इस प्लेस पे, तो डेफिनेटली इसके फील्ड या इसकी वजह से पोटेंशियल से भी वर्क डन करना पड़ेगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे उसके अगेंस्ट में भी वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्क डन तो इसकी वजह से हो जाएगा और एक वर्क डन इसकी वजह से होगा, आई बात समझ में। तो अब आपने मान लिया ये R23 है, R2 से 3, 2 से 3 मैंने क्यों लिखा कि 2 की वजह से करना पड़ेगा और 1 की वजह से इस पे करना पड़ेगा, तो ये R13 हमने कर दिया। वैसे भी मैग्नीट्यूड लेना है तो वेक्टर नहीं लगाएंगे, R13 सिर्फ, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस लेना है। अब आपने तीनों के तीनों चार्जेस को असेंबल कर दिया है। अब वर्क डन पे आते हैं 1 by 1। यहाँ पे हमने वर्क डन W1 लिखा था, अब इसको आप लेकर आओगे, इसको अभी ना लिखो, इसको निकाल लेते हैं 1 by 1, वो बेटर होगा, ठीक है। ज़रा समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपने लिखा पहला स्टेप नो वर्क डन, ठीक है, नो वर्क, तो पहला स्टेप लिखा नो वर्क डन, यानी W = 0, W1 इसी को मान लो जब लेकर आए थे, ठीक है। दूसरा स्टेप जब आप लेकर आए थे इस Q2 को, तो जब Q2 को लेकर आओगे तो आपने लिखा कि वर्क डन
ऑन Q2। अब Q2 पे वर्क डन होगा, क्यों होगा? ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ Q1 की वजह से वर्क डन होगा आपका। अभी हमने बताया था यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, इसको हमने मान लिया W2। लेट्स से द वर्क डन इज W2, ये वाला जो हम W2 इसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये W1 हमने मान लिया, ये W2 मान लिया। अब W2 जब लेकर आ रहे थे Q2 को, तो ये कितना हो जाएगा? Q2 इंटू V1। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद रख, Q2 यानी चार्ज, सेकेंड चार्ज, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज, जो आपको पहले से है। आपको पता है कि ये कितना आएगा, फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। पहले और भी चीज़ें हैं वो भी देख ले। जब आप किसको लेकर आ रहे हो? अब आप लेकर आ रहे हो Q3 को। अब Q3 को जब आप लेकर आओगे तो एक तो वर्क डन इसके अक्रॉस, एक वर्क डन इसके अक्रॉस, यानी दो वर्क डन यहाँ पे हो जाएंगे। तो अब लिखेंगे आप वर्क डन ऑन Q3 में होगा। और क्यों होगा? ड्यू टू पोटेंशियल, इस बार दो पोटेंशियल होंगे, एक होगा Q1 एंड Q2, दोनों की वजह से होगा। चार्ज Q3 पे दोनों की वजह से होगा, देख लो, क्योंकि अब आपके पास दो चार्ज प्रेजेंट हो चुके हैं। तो अब वर्क डन निकालोगे, देयरफॉर इसको हमने मान लिया W3। अब इसमें दो वर्क डन होंगे, एक वर्क डन हो गया, ये वो Q3 तो होगा ही होगा, एक तो हो गया यहाँ से Q3 इंटू V2, एक हो गया Q3 इंटू V1, क्योंकि एक V1 की वजह से, एक Q2 की वजह से, V2 की वजह से। तो Q3 इंटू V1 एंड Q3 इंटू V2। अब बताओ इसमें कोई समस्या? अरे भाई, V2 इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे और V1 इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे, और क्या? डिस्टेंस दोनों का लेकिन अलग अलग है, याद रखना, डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक? आई बात समझ में? अब देखो, चार्जेस तो सेम है ना, Q3 तो सेम है, ये तो आप अलग कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। अब ये तीनों के तीनों पोटेंशियल को हमें क्या करना है, तीनों के तीनों वर्क डन को ऐड कर देना है टू गेट द टोटल वर्क डन। तो आप टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? टोटल वर्क डन तीनों को ऐड कर दो, यानी W इक्वल्स टू, W1 तो 0 है, उसको पहले ही छोड़ दो, W2 बस दिखेगा, यानी Q2 इंटू V1 ये मिल गया, प्लस दिस मच Q3। और ये V1 V2 कॉमन ही दिख रहा है, तो इसको एक साथ लिख ले क्या? एक साथ ना लिखो, अलग अलग लिखो, क्योंकि अभी आपको समेशन में लिखना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है। Q3 V1 और Q3 V2। तो ये वर्क डन हमें मिल चुका है यहाँ से, टोटल वर्क डन। अब जरा इनकी वैल्यू हम रख के देखते हैं, जरा यहाँ तक विजिबल है कि नहीं, जरा देख लो। ओके, विजिबल है, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू कैसे रखना है, जरा वैल्यू देखते हैं। तो अब आप वैल्यू रखोगे यहाँ से W इक्वल्स टू, एक आप रखोगे ना से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो पहले V1 को याद करो, V1 क्या होता था? Q1/R1, मतलब R डिस्टेंस। तो यहाँ पे कौन डिस्टेंस है? Q1 की वजह से इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? तो R12 है पहला डिस्टेंस, तो ये हो गया। Q2 पहले से लगा हुआ है, तो Q1 Q2 अपने आप हो जाएगा यहाँ से, दैट इज R12। इसमें कोई समस्या? दूसरे पे आओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। इस बार Q3 है और यहाँ से क्या आएगा? इस बार क्या आएगा? V1 से तो Q1 ही आएगा, क्योंकि Q1 की वजह से पोटेंशियल है, तो Q1 Q3 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? Q1 Q3। इस बार लेकिन डिस्टेंस की जब बात करोगे तो 1 से 3 की डिस्टेंस क्या थी? R13, तो ये R13 हो जाएगा। इन द थर्ड टर्म क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस बार Q3 एंड Q2 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो Q2 एंड Q3 डिवाइड ओवर R23, इसकी वजह से। बताओ, तीनों पोटेंशियल आ चुके हैं। अब तीनों पोटेंशियल को क्या कर दो? आप ऐड कर दो, तो टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीनों के तीनों पोटेंशियल को आपको बस ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे समझो, जब आप ऐड करोगे इनको, तो आपको देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है सब में, तो वर्क डन कितना मिल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल गया। ब्रैकेट में क्या मिला? Q1 Q2/R12, Q2 Q3/R23 प्लस Q3 Q1/R31, या Q1 Q3 था शायद, Q1 Q3/R13। बात तो वही है, रिवर्स करके भी लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बताओ। दिस इज द टोटल वर्क डन ऑन असेंबलिंग द थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज, on assembling the three system of charge on their respective location which are bringing from infinite to that a particular point, ठीक है। So this work done will be stored in the form of potential energy, so therefore we can write this as a U, because this work done will be stored in the form of potential energy and this will be the U। ये हमने लिख दिया एक 3 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। अब पॉइंट ये निकल कर आता है कि आप ऐसे कितने सिस्टम के लिए लिख सकते हो? क्या आप ऐसे बराबर लिखते जाओगे? नहीं, आप n सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए एक बार लिख दो तो आपकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम एक n चार्ज सिस्टम के लिए वर्क डन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उसको एक जनरल वे में आप समझ लेना। तो फॉर n सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है।
तो अब n सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए आप क्या लिखोगे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, आप लिखोगे 1/4πε0, ये तो सब में कॉमन आएगा, आ जाएगा। आपने समेशन लगा दिया, ठीक है, आपने 2 समेशन लगाया, ठीक है, क्यों लगाया 2 समेशन, एक में काम नहीं चल रहा है, 2 में लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो अब बताता हूँ आपको 2 क्यों लगा। देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल हमेशा देखना पड़ता है कि वेरी कितने तरफ से कर रहा है, किस तरीके से वेरी कर रहा है उसको देखो। हमने लगाया है 2 समेशन इसलिए, एक हमने लगा दिया मान लो i के लिए, एक हमने लगा दिया j के लिए। और देखो ये q1 q2 2 वेरिएबल दिख रहे हैं ना, चार्जेस दो चार्ज है, r1 2 है, ये भी 2 वेरिएबल में दिख रहा है, एक 1 और 2, यहाँ से देखो 2 3, तो 2 तो वेरी हो ही रहे हैं, इसलिए हमने 2 लगा दिया। तो एक हमने लिख दिया qi, एक हमने लिख दिया qj, देखो i और j, एक qi के लिए एक qj के लिए, और नीचे क्या लिख दिया r1 2 है तो rij के लिए लिख दिया। अब क्या ये वैल्यू सही है, जरा सोच के बताओ। देखो कभी भी जब आप वैल्यू रखते हो, ठीक है, अब इस वैल्यू में जरा देखो क्या कहीं भी 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है क्या, कहीं भी 1 1 2 2 3 3 कहीं है, नहीं है, कहीं भी इक्वल वैल्यूज नहीं है। तो एक चीज़ तो ये समझना है आपको कि i एंड j कैन नॉट बी इक्वल्स, ये पॉइंट समझ में आ गया, इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि इक्वल नहीं होंगे तो कहाँ से कहाँ हो सकते हैं, ये तो रख सकते हैं ना हम, तो ये 1 to n तक है क्योंकि n चार्ज सिस्टम के लिए है, तो j भी 1 to n तक ही होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप 1 to n तक रखोगे दोनों को 1 by 1, जरा देखो एक बार रख के, आपके जो चार्ज ये जो टर्म्स हैं ये रिपीट होंगे, दो बार रिपीट होंगे, दो बार रिपीट क्यों होंगे जरा देखो, मैं बताता हूँ। देखो भाई Q1 आपने रखा 1, सॉरी देखो मान लो आपने रखा i = 1, दोनों इक्वल नहीं रख सकते, एक को 1 रख सकते हैं। आपने Q1 रखा, ठीक है, ये 2 रख दिया, आपने लेट से आपने कहा i = 1 और j = 2 रख दो, आपने ऐसे कहा, एक रख के ही निकाल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि Q1 ये हो जाएगा, 2 रखा j = 2 तो ये Q2 हो जाएगा, R12 हो जाएगा, R12 हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन क्या मैं अगर इसको दोबारा ऐसे रख दूं, i = 2 कर दूं और यहाँ से j = 1 रख दूं, तो जरा बताना, क्या मैं i = 2 रख दूं यहाँ पे, अब रिवर्स कर दिया क्योंकि मैं i = 2 तो रख ही सकता हूँ, देखो i से 1 से n तक रखना है, मैंने 2 रख दिया, लेकिन j इस बार 1 रखा मैंने, क्योंकि इक्वल तो रख नहीं सकते तो अलग तो रख ही सकते हैं। रख के बताओ इस बार क्या आएगा, Q2 हो जाएगा और Q1 हो जाएगा, डिवाइड बाई R21 हो जाएगा। जरा इन दोनों टर्म को देखो, क्या है दोनों टर्म सेम नहीं है भाई, Q1 Q2 by R12, Q2 Q1 by R21, बोथ आर सेम। इसका मतलब कि जब आप वैल्यू रखोगे तो ये 2 बार रिपीट होंगे ये टर्म्स, और अगर 2 बार रिपीट होंगे तो इनको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास एक टर्म निकल कर आता है कि यहाँ पे आप इनको इन ब्रैकेट कर लो और यहाँ पे 1/2 से इंटू कर दो, ठीक है। सो दिस विल बी द फॉर्म ऑफ समेशन फॉर n चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद के जो टॉपिक है आपका एक एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को लेकर है आई थिंक, और उसके बाद हम कंडक्टर और इंसुलेटर और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कंडक्टर की, फिर हम कैपेसिटर पे आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे बाकी के टॉपिक को। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।